दोस्तों, हम लोगों का जो पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे कि बिहार के अंतर्गत फॉरेस्ट का क्या रिपोर्ट है। वहां तक ले बात कर लिए कि बिहार में क्या फॉरेस्ट एरिया है, कितना है, क्या है। अब थोड़ा सा बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या इश्यूज है। ठीक ना। अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज और चैलेंजेस की बात करें कि इश्यूज क्या है, ठीक ना, चैलेंजेस क्या फॉरेस्ट से रिलेटेड है। खासकर अगर बात रहा बिहार और इंडिया के लेवल पर, चाहे वर्ल्ड लेवल पर भी फॉरेस्ट के साथ क्या चैलेंजेस है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये क्या क्या है। तो चैलेंजेस के तौर पर अगर देखें तो दो तरह के चैलेंजेस दिखता है। एक तो बोलते हैं कि नेचुरल कुछ इशू है, और दूसरा अगर बात करें तो एक होता है एंथ्रोपोजेनिक रीजन। ठीक ना, कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या है, मतलब कि मनुष्य के द्वारा क्या फॉरेस्ट पर इशू क्रिएट किया जा रहा है और नेचर ने क्या इशू क्रिएट कर रहा है, तो उसको लेकर हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। अगर हम लोग बात करें कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक ना, तो क्लाइमेट चेंज जो इशू होता है ना, वो आपका एंथ्रोपोजेनिक इशू होता है। साथ ही साथ जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक, डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करें तो वो भी क्या है, एक प्रकार का एंथ्रोपोजेनिक इशू है। कैसे समझते हैं, आइए। जैसे डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करें तो डिफॉरेस्टेशन क्यों ज्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है कि अगर इलाका जो देखा जाए, सबसे अभी जिस तरीके से रैपिड पॉपुलेशन के साइज राइज कर रहा है, तो पॉपुलेशन के साइज जब राइज करेगा तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन नाम का कुछ एक प्रोसेस जनरेट होगा। जब अर्बनाइजेशन होगा तो लोगों का सेटलमेंट का प्रोसेस क्या होगा, सेटलमेंट का प्रोसेस भी राइज करेगा। तो जब सेटलमेंट होगा तो इनके लिए सेटलमेंट के साथ साथ पॉपुलेशन हम लोग देख ही रहे हैं कि राइज कर रहा है। तो अब एक प्रकार का यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का इनविटेशन देगा। यहाँ पर जब सेटलमेंट राइज होगा तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन वाला एक अलग तरह का राइज होगा। साथ ही हम लोगों ने बोला कि पॉपुलेशन जब राइज कर रहा है, तो भाई पॉपुलेशन जब राइज कर रहा है तो उनके लिए क्या चाहिए, फूड बिहेवियर, फूड सिक्योरिटी चाहिए। अब जब फूड सिक्योरिटी की डिमांड आ रही है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो फॉरेस्ट एरिया होगा या ट्री कवर होगा वो डिक्रीज करेगा। आप बात समझ रहे हैं? तो इस चीज में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो मेजर कंसर्न क्या हो रहा है, मेजर कंसर्न जो फॉरेस्ट पर कोई चैलेंजेस आ रहा है, आप देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन है। बाकी जिसे क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज तो है ही एक प्रकार का बहुत डिजास्टर्स टाइप का कंडीशन है। ठीक। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों ने समझ लिया, अर्बनाइजेशन भी समझ लिया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये दोनों तो है ही। अब एक और आप देखिएगा कि जो इलीगल कुछ लॉगिंग या ओवर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। क्या होता है कि जो फॉरेस्ट्री रीजन में लोग जो रहते हैं तो वहां पर इलीगल तरीके से क्या करने लगते हैं, पेड़ों की कटाई करने लगते हैं। साथ ही एक और देखिएगा कि जो ओवर हार्वेस्टिंग होने लगता है, जो ऑलरेडी जो ग्रासलैंड है या और भी जो ट्री हो या और उनके जो पैचेज है, उनका क्या होने लगता है, ओवर हार्वेस्टिंग होने लगता है। तो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब थर्ड अगर जैसे हम लोग नेचुरल के तौर पर अगर देखें ना, तो जैसे कि इन्वेजिव नेचर का जो होता है, इन्वेजिव स्पीसीज होता है, ये भी क्या है, फॉरेस्ट को डिक्रीज कराने में बहुत बड़ा रोल करता है। जैसे लंटाना कामारा हो गया, ये क्या है, और ये जो लंटाना कामारा हो गया, कांग्रेस ग्रास हो गया। आप देखिएगा कि ये क्या कर रहा है, ये ट्री का हो इलाका हो या मैंग्रोव का इलाका हो, या कह सकते हैं कि जो और भी स्क्रब एरिया है उसका डिक्रीज कराने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। साथ ही देखें तो फॉरेस्ट फायर जो है, ठीक है ना, फॉरेस्ट फायर बहुत सारे रीजनों से होता है, लेकिन उसमें से ये भी नेचुरल मेथड से भी हो जाता है। क्योंकि जब क्या होता है कि कुछ इलाका में जब गर्म हवा बहने लगती है और उसके इलाका जो कुछ ऐसे पहाड़ी इलाका होते हैं तो उनके पहाड़ गिरने से, तो उसके वजह से चिंगारी वगैरह जनरेट होना, तो वो भी एक रीजन होता है फॉरेस्ट का इलाका को डिक्रीज करने में। साथ ही और भी अगर मनुष्य लेवल पर अगर देखा जाए तो वो है कि उनका पुअर मैनेजमेंट का भी एक रीजन है। पूरे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करिएगा, जैसे वाटर के लेवल पर हो, इरिगेशन के लेवल पर हो, या फिर और भी जो सेक्टर होता है वहां पर अगर निगरानी नहीं कर रहे तो उसका क्या होगा, लॉस ही होगा। साथ ही अगर और देखिएगा कि हैबिटाट लॉस के तौर पर, तो आप हैबिटाट लॉस को अगर दोनों में देख रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हैबिटाट लॉस हो गया या फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक ना। हैबिटाट अगर
लॉस देखा जाए, साथ ही साथ अगर फ्रेगमेंटेशन की अगर बात किया जाए, तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपको ये चीजें दिखने को मिलेगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में या नेचुरल चीज में। अब हम लोगों ने तो देखा कि फॉरेस्ट के साथ ही ये चैलेंजेज है, लेकिन अब जो समझना है कि गवर्नमेंट इसके लेकर क्या कार्य कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी रीजन है इन्वायरमेंटली जब तक बायोबल नहीं होगा ना, तो वहां पर किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होगा जब तक क्योंकि अगर बात देख लीजिए कि क्या होगा कि अगर ये 33% आपके पास फॉरेस्ट रिजर्व नहीं रहेगा, तो आप क्या हो जाइएगा, अनहेल्दी हो जाइएगा। जब अनहेल्दी हो जाइएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप वाट एवर जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम जो पैसा होगा आपका कहाँ जाएगा, आपको डिजीज कंट्रोल में, आपके पेस्ट कंट्रोल में, बहुत सारे बीमारियों को कंट्रोल करने में आपका सारा पैसा चला जाएगा। मतलब ये हो गया कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ होगा, ठीक ना, किसी भी रीजन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, साथ ही अनहेल्दी पोटेंशियल, मतलब हमारे तरीके से कहे तो सबसे बड़ा कोई कैपिटल होता है तो ह्यूमन कैपिटल, और वो ह्यूमन कैपिटल ही प्रॉपर ढंग का नहीं रहेगा, तो उसका हम लेकर जीडीपी ग्रोथ करे या ना करे, या ग्रोथ करने का जो बड़ा फैक्टर होगा तो वो तो आपका ह्यूमन लेवल पर होगा, तो वो तो होगा नहीं। क्योंकि इन्वायरमेंटल पर हम लोग क्या है, इन्वायरमेंटली अगर देखा जाए तो वो तो वायबल है नहीं, क्योंकि एरिया का 25% एरिया पर हमारा क्या है, फॉरेस्ट है। 33 पर क्या है, हमको नीड चाहिए सर्वाइवल के लिए जो बेस्ट तरीका से, तो उसके लेकर गवर्नमेंट क्या एफर्ट लगा रही है, सबसे बड़ा चीज ये है। कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका ये भी पॉलिसी से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट अच्छी है, कौन गवर्नमेंट तब हमारे लिए वायबल नहीं है। तो आप इस डेटा से भी देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर सोच रहा है कि नहीं, डिफॉरेस्टेशन पर सोच रहा है कि नहीं, जो अभी जो इनकमिंग जो इश्यूज है इन्वायरमेंट लेवल पर, उस पर उसका क्या केयर है, उस पर सोच रहा है कि नहीं। तो आप वहां से भी गवर्नमेंट का भी सच्चाई और अच्छाई का बुराई का ध्यान लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट एफर्ट का है, पहला नंबर पर अगर देखें तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी अपना एफर्ट लगा कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर क्या एफर्ट है, तो गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा क्या है कि 3 जगह पर, एक तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, साथ ही साथ जो डीपीएसपी जो होता है वहां पर, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पर, ये 3 जगहों पर आप देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर बात की, जैसे कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 48A के आसपास है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और डीपीएसपी के अंतर्गत जो 51A जो होता है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट होना सही है। जैसे कि आर्टिकल 21 है क्या, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है भाई। तो राइट टू लाइफ है तो भाई अगर ये हमारे फंडामेंटल राइट है, हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा कर लेकर धरना दे सकते हैं गवर्नमेंट के पास, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। दूसरी अगर बात करें तो लीगल कुछ प्रोविजन किया गया है। लीगल प्रोविजन क्या किया गया है, लीगल प्रोविजन के तौर पर देखिएगा तो बहुत सारे लॉज बना है, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे एक्ट है, कुछ बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल पर आप देख सकते हैं, एनटीसीए है, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर अथॉरिटी हो गया, उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, एमएबी हो गया, ठीक ना। तो ये सब क्या है, कम्युनिटी रिजर्व हो गया। ये लीगल प्रोविजन, ये तो स्टैट्यूटरी अब आ रहा था, हम लोग लीगल लॉज वगैरह के बारे में देख ले तो बहुत सारे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक ना, ये 1980 लिख सकते हैं, और भी है इसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, ठीक ना, 1988 वाला। आप एक और देख देखते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का है, ठीक ना। और आप देखिएगा लीगल लेवल पर ही आपको काम्पा का चीजें दिखता है, कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, ये प्रॉफिट कुछ ऐसे करके है। तो आप यहाँ पर 2016 वाला ये देख सकते हैं, काम्पा का हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। तीज लॉज है, एक्ट है, आप इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा इनिशिएटिव ले रखा है। अब बात आ रहा है कुछ और स्कीम जो गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लेवल पर काम किया है। स्कीम के लेवल पर अगर गवर्नमेंट का स्कीम देखें
तो स्कीम के तौर पर पहला अगर देखिएगा तो ग्रीन इंडिया मिशन के तौर पर बड़ी अच्छा दिखता है। ग्रीन इंडिया जो मिशन है, आप वहां से समझ सकते हैं कि ये क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लेकर बात किया चलता है। साथ ही साथ स्कीम के तौर पर आप देख सकते हैं कि नेशनल जो अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ठीक ना, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक ना, आप वहां से भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को। थर्ड नंबर पर अगर देखें तो नगर वन योजना, कैसे, नगर वन जो योजना है, आप इसको भी समझ सकते हैं। फोर्थ नंबर पर अगर देखें जो मिष्टी योजना है, उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। जो मिष्टी स्कीम हम लोगों ने बात किया था कि जो मैंग्रोव होता है उसको प्रोटेक्शन के लेकर बात किया गया है, तो ये हो गया। और अगर अगर हम लोग और अच्छे और देखें, ये तो हम लोगों ने गवर्नमेंट का स्कीम देखा। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इंडिया जो है बहुत सारे कर रखा है, जिससे कि इंडिया जो फोकस कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो इंडियन जैसे सोलर अलायंस का एक इनिशिएटिव लिया है, ये हो गया। दूसरा नंबर पर स्ट्रक्चरल मेजर में या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देख सकते हैं तो इंडिया लाइफ मिशन लाया है, ठीक है। साथ ही साथ जो इंडिया का जो कॉप जो मिशन होता है, जैसे कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड लेवल पर, जैसे कि इन्वायरमेंट, आप एक अगर हम लोग ये बात करें, जैसे कॉप होता है, कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहने का मतलब ये हो गया कि आप हर लेवल पर देखिएगा। एक तो यूएन सीसीडी का होता है, ठीक है ना, एक यूएन एफ ट्रिपल सीसी का होता है, और एक यूएन सीबीडी का होता है। ये तीनों में इंडिया पार्टिसिपेट करता है और तीनों का अपना अपना रिपोर्ट करता है। तो ये कहा यूनाइटेड नेशन, ठीक ना, फॉर कम्बाइट टू क्लाइमेट एंड डेजर्ट, कुछ ऐसे करके, अच्छा क्लाइमेट कर रहे हैं, फॉर कम्बाइट फॉर द डेजर्टिफिकेशन कर लिए हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन के लेकर है। ये है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ये है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर कंजर्वेशन की बात करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस इंटरनेशनल एरिना पर भी अपना रिपोर्ट जारी करता है। साथ ही साथ इससे मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेता है उस पर बात किया जाता है। ये एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, यूएनएफ ट्रिपल सीसी वाला। और यूएन सीसीडी और यूएन सीबीडी का अगर बात करें तो ये तो लगभग टू बाइनियल होता है, 2 ईयर का होता है, ये ईयरली होता है, सबमिट है, हर साल होता है, आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ तक लिए देखा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर भी एक और चीज दिखेगा क्या, कि जो कम्युनिटी को भी इन्वॉल्वमेंट कराता है। कम्युनिटी के लेवल पर अगर देखें तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप वहां से भी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर किसी चीजों को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो जो कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है, कम्युनिटी रिजर्व कहने का मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट भी होगा और साथ ही साथ और जो वहाँ के रहने वाला कम्युनिटी है वो भी उसमें पार्टिसिपेट होगा उस पार्टिकुलर टेरिटरी को कंजर्व करने में, तो वो होता है कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होगा कि जो घोघा बिल है, घोघा बिल बिहार के अंतर्गत है, बिहार का पहला फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है। आप इसको भी याद रखिए। साथ ही साथ ये जो है रामसर साइट में भी आ गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आई थिंक 94 के आसपास है ये वाला, इसका लोग एंट्री नंबर। एक और है नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ने ही एफर्ट लगाया है, एक पेड़ माँ के नाम। क्या, एक पेड़ जो माँ के नाम जो इनिशिएटिव है उसके हिसाब से, यानी कि इसमें 1.0 होता है, 2.0 होता है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और एफर्ट है। अब अगर बिहार के लेवल पर देखा जाए कि बिहार गवर्नमेंट, ठीक ना, क्या एफर्ट लगाया है, तो आप जो बिहार गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली मिशन, आप तो इसको पूरे बढ़िया से जानते होंगे, जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक ना, हरियाली मिशन, ये रहा आपका पहला लेवल का। दूसरा का लेवल पर अगर बात करें तो बिहार जो है बहुत ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री पर
बात कर रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री कहने का मतलब है ना कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ साथ हो। ठीक है ना, जैसे फार्म हो गया, ये फार्म हो गया ना, तो फार्म के आसपास के विसिनिटी में आप पेड़ लगाओ। ठीक ना, ये इलाका में शेल्ट बैरियर के तौर पर, शेल्टर बैरियर के बोलते हैं, वो भी के उसके तौर पर भी काम करेगा। और इसके आसपास में आप खेती करो। एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद थर्ड लेवल पर अगर बात करें तो बिहार जो है बम्बू मिशन जो होता है उस पर भी बात करता है। बम्बू मिशन इसलिए कि बम्बू का ग्रोथ हो, और जो हम लोग पेड़ और ट्री को काट रहे हैं उसका ट्री का यूटिल बल्कि बम्बू का इलाज करके उसका हम हेल्प ले। साथ ही अगर बोले तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम। ठीक ना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम कहने का मतलब कि जो हमारे बिहार के अंतर्गत, ठीक, बिहार के अंतर्गत कौन है, जीविका दीदी। आप जानते हो जीविका दीदी। और ये जीविका दीदी जो है ना, ये जो भी जीविका दीदी जो है, ये क्या कर रही है, ये इन्वायरमेंट लेवल पर भी जागरूकता फैला रही है कि आपने यहाँ पेड़ लगाइए, ये लगाइए, प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसे ऐसे करके उस पर बात कर रही हैं। साथ ही बात करें तो बिहार जो है ना, अब जो है रिसेंट में देखिएगा कि इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। इको टूरिज्म को प्रमोट करें। इको टूरिज्म के तौर पर आप देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जो वेटलैंड है, जलाशय है, उनको अब वहां पर प्रोटेक्शन के तौर पर साथ ही टूरिज्म को लेकर डेवलप कर रहा है। एग्जाम्पल के रामसर साइट के तौर पर जितने साइट हो गया आप देख लीजिए, जैसे कि कांवड़ ताल हो गया, नागी नकटी हो गया, ठीक ना, नागी नकटी हो गया। अब उसके बाद गोकुल जलाशय हो गया, उदयपुर झील हो गया, साथ ही गोगा भील झील हो गया। तो आप ये चीज को देख सकते हैं, वहां पर प्रमोट किया जा रहा है वो एक तरीका। साथ ही और एक राजगीर के अंतर्गत एक झील है, घोड़ा कटोरा, वहां पर भी आप देख रहे हैं। छठा नंबर पर आप देखिएगा तो वेटलैंड कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इसकी बात वेटलैंड कंजर्वेशन की, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन भी क्या है, बिहार का अपना इनिशिएटिव है, जिससे क्या वहाँ का जो वेटलैंड है, जो लेक है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। 7 नंबर पर अगर बात करें, कुछ इलाका है उसको क्या किया जा रहा है, डिजाइनेट किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर या नेशनल पार्क के तौर पर घोषित करने की एफर्ट लगाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने बोला था कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल टाइगर की बात करें तो अररिया के अंतर्गत बनाने की पार्क भी, साथ ही साथ पार्क भी जो जैसे पटना जूलॉजिकल पार्क है, उसी तरीके से बिहार के अंतर्गत जूलॉजिकल पार्क अररिया में बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या किया जाए, साथ ही आप देख रहे हैं कि भागलपुर में डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण किया गया है। उसी तरीके से वो जो गंगा का कुछ पैचेज है, मैंग्रोव इलाका है, जो उनके इकोसिस्टम है कि इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आप देख लिए कि बिहार के अंतर्गत, ठीक ना, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। साथ ही इसका क्या फॉरेस्ट से हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या इश्यूज है, चैलेंजेज है, गवर्नमेंट सेंटर ने क्या लिया है, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन के साथ साथ बिहार गवर्नमेंट ने क्या लिया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद।